हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेंटर स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए सिटेट में जो 2021 में क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे और हम इनको मल्टीपल पार्ट में सॉल्व करेंगे। ये 16 दिसंबर 2021 को हुआ था, ये वो वाला पेपर है और इसको हम अलग अलग पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले ये वाले पार्ट के अंदर हम CDP, EVS और मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। बाकी जो लैंग्वेजेस के पार्ट है वो हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी हिंदी में अगर क्वेश्चन पढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो ये चार ऑप्शन गिवन है। अब इट इज़ यूनिडायमेंशनल, तो ये यूनिडायमेंशनल तो कभी भी नहीं होता है, लीनियर होता है। ये यूनिडायमेंशनल की बजाय ये होता है लीनियर। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देर इज़ अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। या लास्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज़ ओनली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल के ऊपर भी ओनली जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर आपको ज़्यादातर आपके ऑप्शन गलत हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल पे तो सभी डिपेंड नहीं करता है, कुछ हेरिडिटी पे भी, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पर कह रखा है कि ओनली हेरिडिटी, तो ओनली वाला गलत ही हो गया क्योंकि दोनों की बात की गई है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देयर इज अ कल्चर डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, ये इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्हांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। अब जब क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे यानी कि विवेचनात्मक चिंतन जब करेंगे तो बच्चों के अंदर क्या डेवलप होगा, बच्चों के अंदर। अब इसमें से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है। फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड वाई। नेम 10 स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये तो रॉट लर्निंग हो जाएगी, तो रेक्टाफिकेशन हो जाएगा। राइट टेबल फ्रॉम 2 to 10, इसमें भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। मेमोराइज मतलब रॉट लर्निंग, तो तीनों ही गलत हो जाएंगे। इसलिए जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड वाई। जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटी एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। यानी कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक या विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। अब इसमें जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। ये पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से लिया गया है। पियाजे स्टेट ऑफ डेवलपमेंट में कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, जो कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो लगातार निरंतर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। लेकिन जब हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि विकास जो होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में होता है। ऐसा नहीं होगा कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 मान के चलो अगर कोई है तो स्टेज 2 पे डायरेक्ट चला जाए स्टेज 1 को छोड़कर। इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो अब इसमें जो है सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, तो अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी तब भी प्रभावित होगा। पीयर रिलेशन मतलब दोस्तों के साथ जो रिलेशन है वो भी करेगा। कल्चर वैल्यूज़ भी करेगा और सेल्फ स्टीम ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चारों ही ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3rd ठीक है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक चरण में क्या कर पाते हैं बच्चे, तो जो बच्चे होते हैं वो इसके अंदर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर बेसिकली ऑप्शन जो है रिवर्सिबल थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं होती है, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन भी नहीं होती, ना कंजर्वेशन होता। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा, मेक बिलीव प्ले। अब जो प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है ये कितने से कितने साल के बीच होती है? 2 से 6 साल के बीच में होती है। और इसमें जो बच्चा होता है रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं बल्कि इरिवर्सिबिलिटी होता है, मतलब वो बैक में नहीं सोच पाता, सेंट्रेशन होता है उसमें। और इम्पोर्टेंट जो है वो है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मतलब केंद्रवाहक, जिसको प्राइवेट स्पीच भी कहा है, प्राइवेट स्पीच भी कहा है। यानी बच्चा जो होता है वो अपनी ही बात सोचता है, वो दूसरे की बात नहीं सोच पाता है, तो इसी को कहा गया है ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक स्पीच, या इसको कह दिया जाता है प्राइवेट स्पीच। तो ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अ यंग चाइल्ड कैन एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले बट कैन नॉट से एज येट टेक perspective of another person and become easily upset by event he she control. Which of the following stage given by Jean Piaget applies to child development या child's level of development? तो ये वही बात है जिसकी मैंने अभी बात की थी, यानी कि दूसरों की बात नहीं सोच पाता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी कि प्राइवेट स्पीच। तो ये कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2। प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब पूर्व संज्ञानात्मक स्टेज। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द कोलबर्ग मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? तो ये 4 ऑप्शन हैं। अब देखते हैं, एक एक ऑप्शन की बात करेंगे। तो स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, या देर इज अ कंटिन्यूस इन डेवलपमेंट ऑफ मॉरल थिंकिंग, या मॉरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस, इट इज़ इंटायरली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर, या मॉरल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट प्राइमली ऑन कल्चर वैल्यूज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। अच्छा, कोलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें 6 स्टेज की बात की है, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्टेज कितनी है कोलबर्ग में? 6, और उसमें लेवल 3 है, टोटल 3 लेवल की बात की गई है। तो लेवल कौन कौन से हैं इसमें देख लेते हैं। यहाँ तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लेवल 3 है, लेवल जो है टोटल 3 है। और कौन कौन से लेवल हैं? एक है प्री कॉन्वेंशनल लेवल, फिर है आपका कॉन्वेंशनल लेवल, और तीसरी है पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल। ये मॉरल डेवलपमेंट के बेस पर इन्होंने ये 3 लेवल दिए थे, जिसमें 6 स्टेजेज है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड यूज फॉर। तो ZPD की बात की गई है यहाँ पर, ZPD। इससे लगभग हर बार क्वेश्चन आता है आपका ZPD से। अब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए सम्मिलित विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये 4 ऑप्शन है, अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, या प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अध्यापन एवं मूल्यांकन दोनों के लिए होता है, यानी कि टीचिंग एंड असेसमेंट दोनों के लिए किया जाता है ये। अच्छा, ZPD का मतलब क्या है? ZPD इज़ अ मोस्ट सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस शुड बी गिवन अलाउ चाइल्ड टू डेवलप स्किल। मतलब ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे बच्चा क्या करता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करता है। और एक और होता है स्कैफोल्डिंग, इससे भी क्वेश्चन आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प दी जाती है बच्चे को कुछ टाइम के लिए, जिससे बच्चा जिसके बाद बच्चा खुद कवर अप कर लेता है। जैसे कि कोई बच्चा साइकिल चलाना
सीखता है तो पहले इसको पीछे से साइकिल पकड़ी जाती है, मतलब टेम्परेरी हेल्प दी जाती है ताकि वो गिरे नहीं। फिर उसको अचानक से साइकिल छोड़ दी जाती है, बच्चा खुद सोचता है कि उन्होंने पकड़ी रखी है और वो बढ़ता जाता है, तो इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ टीचर गिव अ हाफ डन एग्जाम्पल टू चाइल्ड while teaching a particular concept according to Lev Vygotsky, which of the following stage is teacher using। मतलब एक बच्चे को सिखाने के लिए एक टीचर हाफ एग्जाम्पल देता है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या है? तो ये भी मैंने आपको बताया, जब कोई टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है तो इसी को बोलते हैं इसके फोल्डिंग। तो ये क्वेश्चन आ भी गया इसके फोल्डिंग से। इसके फोल्डिंग का मतलब है पाड़, हिंदी में बोलते हैं इसे पाड़। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। द क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट की बात की गई है यहाँ पर, तो क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड। होता क्या है कि हम नोट को भूल जाते हैं और फिर हम अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, जबकि क्वेश्चन में नोट पूछा गया होता है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग या क्रिएशन ऑफ फेयर फ्री लर्निंग इन्वायरमेंट, एसेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर या मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर। यानी कि बाहर से डिसिप्लिन नहीं बना चाहिए, एक्सटर्नल डिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग में बच्चों को साथ लेना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिएशन ऑफ फेयर फ्री लर्निंग भी करानी चाहिए, मतलब बच्चे डरे नहीं, ऐसी लर्निंग वो करें। कोई क्वेश्चन आपसे पूछना चाहे टीचर से तो वो बेझिझक पूछ ले। असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर, तो ये भी होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स ग्रुप बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस या IQ। मतलब ये महत्वपूर्ण है कि अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थित समूह में पृथक न करे, क्योंकि अब ऐसा इसलिए नहीं होता है। ऑप्शन में देखते हैं, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर टीचर, इट इज़ इनकन्वीनियंट फॉर टीचर, इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कंप्लीट among them across group, या the concept of IQ is not stable and it also lead to labeling of children। तो लेबलिंग तो करता ही है ये। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका यही करेक्ट हो जाएगा कि जो कंसेप्ट ऑफ IQ है वो बच्चों के बीच में लेबलिंग कर देगा कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है तो इसको अलग रखो, जो एक कम इंटेलिजेंट बच्चा है तो इसको सेपरेट रखो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों को एक साथ मिलकर ही पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव वैरायटी ऑफ टीचिंग मोड या स्ट्रेटेजी विद इन अ क्लासरूम बिकॉज। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बहुबौद्धिकता मतलब क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस। और हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उसको नाम ही दिया गया है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम ही उसका है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। द टू वर्ड यूट्रेंस ऑफन यूज बाय यंग चिल्ड्रन बिटवीन 0.15 टू 2.5 ईयर ऑफ एज आर कॉल्ड। तो 2 साल 1.5 से 2.5 साल के जो बच्चे होते हैं की उम्र में बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? तो 2 शब्द जो बच्चे बोलते हैं 1.5 से 2.5 साल की उम्र में, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है तार प्रेषित वाचन, यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच। अब टेलीग्राफिक स्पीच होती क्या है? जैसे बच्चा 2 वर्ड बोलता है, मम्मी बैठो, मम्मी जूस, मतलब वांट जूस, जूस दो, इस तरीके के 2 वर्ड जो बच्चा मिलाकर बोलता है इसी को बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। और ये 1.5 से 2.5 साल की उम्र में बच्चा बोलना चालू कर देता है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें और आई थी। यानी कि नियोलोगिज्म का मतलब क्या होता है? न्यू वर्ड और ओल्ड वर्ड जो होते हैं उनसे अगर कोई नया मीनिंग निकलता है तो बच्चा वो सीखता है, उसी को बोलते हैं न्यूलिज्म। और बैबलिंग जानते हो, बड़बड़ाना, यानी कि बाबा मामा
ये 0 से 2 साल, मतलब इतने साल की उम्र में बच्चा ये बैबलिंग करना सीख जाता है, बड़बड़ाना सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, मैन जनरली थिंक विद देयर हेड एंड वुमेन विद देयर हार्ट। जो आदमी होते हैं वो अपने दिमाग से सोचते हैं और औरतें जो होती हैं वो अपने दिल से सोचती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या शो कर रही है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप, या जेंडर डिफरेंस बिटवीन टू सेक्सेस, या जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो जेंडर कॉन्स्टेंसी तो ये बिल्कुल होगा ही नहीं, और ना ये डिफरेंस कर रही, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो रहा। इसमें है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि रूढ़िवादी सोच जो पहले से चलती हुई आ रही है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, 15 में, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजी वुड यू नॉट यूज इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम। यहाँ पर बात की गई है कि नॉट की, मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आप क्या चीज़ यूज़ नहीं करोगे। यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल बाय टीचर, सेल्फ असेसमेंट एंड पेयर असेसमेंट, या रिलायंस ऑन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ओनली, या क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियोज। तो पोर्टफोलियोज तो दिया जाना चाहिए, और यूज़ ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल बाय टीचर ये भी होना चाहिए। असेसमेंट एंड पेयर असेसमेंट भी होते रहना चाहिए लगातार। यहाँ पर जो है रिलायंस ऑन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ओनली, यहाँ पर भी देखो ओनली आया है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ज़्यादातर यही है, यानी कि केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित हमें नहीं होना चाहिए। 16 में देखते हैं, 16 में बोला गया है, बाय इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज ग्रुप विद इन द स्कूल करिकुलम टीचर कैन इंश्योर। एक वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के लिए एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, या सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति, या विशेष सुविधा वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा तो होनी नहीं चाहिए और ना सहानुभूति रखनी चाहिए, बल्कि उनको देना चाहिए शिक्षा में साम्यता, मतलब इक्विटी इन एजुकेशन, इक्विटी इन एजुकेशन। इक्विटी इन एजुकेशन का मतलब ये है कि ऐसे बच्चों के लिए हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देनी चाहिए, प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा वो देनी चाहिए। मतलब जो भी चीज़ आप करोगे उनको थोड़ा सा आप बढ़ा कर दो। इक्वलिटी इसलिए नहीं होगा, ये समानता इसलिए नहीं होगी क्योंकि सारे बच्चों को, इक्वलिटी का मतलब होता है बैलेंस लेकर चलना, जबकि ऐसे जो बच्चे हाशिए वगैरह जो बच्चे होते हैं, जो मार्जिनलाइज बच्चे होते हैं, उनके लिए हमें इक्वलिटी इन एजुकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बारी आपसे सीटेट में आपसे एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है, जो भी आपसे डिसऑर्डर है। अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कंटिन्यूअल चैलेंज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन डिस्पाइट एडिक्वेट सपोर्ट, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ। जो एक स्टूडेंट है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन समझने में दिक्कत होती है उसको, तो ये क्या है, मतलब प्लस माइनस करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये होता है डिसकैलकुलिया, मतलब कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा कम्युनिकेशन में थोड़ा सा और सोशल इंटरेक्शन में थोड़ा सा ये पीछे हो जाता है। डिस्ग्राफिया जो है, डिस्ग्राफिया इज़ बेसिकली राइटिंग प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया इज़ राइटिंग प्रॉब्लम, लिखने संबंधी विकार है ये। लिखने से संबंधित जो विकार होता है उसी को बोलते हैं डिस्ग्राफिया। और एक होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में जो होता है वो रीडिंग से रिलेटेड होता है, पढ़ने में। जब पढ़ने में होगा तो फिर उसको लिखने में भी होगा और स्पेलिंग में भी होगा। तो ये डिसलेक्सिया आप पता होना चाहिए कि रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं अब। 18 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी, यहाँ पे भी नॉट की बात की गई, एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर एजुकेशन ऑफ अ स्टूडेंट विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट
विद एन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक समावेशी संस्था में एक श्रवत बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं होगी। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब 4 ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम सिर्फ बोलकर नहीं करेंगे, जो भी पढ़ाई करेंगे बोल कर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वर्बल करेंगे तो जो श्रवित बाधित लोग हैं जो सुन नहीं सकते हैं उनको वो चीज़ समझ नहीं आएगी, इसीलिए इसका यही गलत होगा, यानी कि जो गलत था वही सही था क्योंकि नॉट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, डीप सीटेड टीचर प्रीजुडिस about disadvantaged group can often be revealed through an analysis of which of the following classroom process, यानी कि निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गणित गूढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सीटिंग अरेंजमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। जो सीटिंग अरेंजमेंट जो है अगर कोई जेंडर के बेस पे करता है, कास्ट के बेस पे करता है, उसकी क्लास के बेस पे करता है, तो यही इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक टीचर को ये सब नहीं करना चाहिए कि वो उसके कास्ट के बेस पे, उसके जेंडर के बेस पे उसको अलग बिठाए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम कैन बी इनकरेज बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू जॉइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन, इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल या लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। यानी कि जो क्रिएटिविटी है कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए, हमें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे बच्चा खुद डिस्कवरी करे, खुद सोचे। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। बच्चा यहाँ पर एक बात की गई है कि एक ऑप्शन नंबर 4 में है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, हालांकि ये कन्वर्जेंट थिंकिंग ना होके स्टूडेंट को डाइवर्जेंट थिंकिंग बनाना चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसलिए ताकि वो मल्टीपल प्रोस्पेक्ट में सोच सके, कन्वर्जेंट मतलब एक ही प्रोस्पेक्ट में वो सोच पाएगा, इसलिए एक स्टूडेंट को डाइवर्जिंग थिंकिंग बनाना चाहिए और होना भी चाहिए, और टीचर को भी डाइवर्जेंट थिंकर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, कॉग्निटिव इंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कैन बी फैसिलिटेटेड बाय चिल्ड्रंस टॉक, इमोशन ऑफ अ चिल्ड्रन, या पॉजिटिव एंड इंटरपर्सनल रिलेशन अमंग चिल्ड्रन, या एक्सटर्नली इम्पोज डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 21 जो हिंदी में देखते हैं, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, पहला जो है चिल्ड्रंस टॉक बिल्कुल होना चाहिए, बच्चों से बात करते रहना चाहिए। इमोशन ऑफ ए टीचर, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी होना चाहिए। एंड पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशन अमंग चिल्ड्रन, तो ये भी होना चाहिए। एक्सटर्नली इम्पोज डिसिप्लिन, मतलब बाहर से डिसिप्लिन इम्पोज करना किसी बच्चे पे थोपना, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, द फेल्यूर ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफन द फेल्यूर ऑफ स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। यानी कि एक बच्चा जो फेल होता है उसमें पूरा स्कूल ही फेल होता है। स्टेटमेंट का मतलब ये है, बच्चों की सफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। तो इसमें क्या है देखते हैं ऑप्शन हिंदी के मैंने आपको दिखा दिए, इंग्लिश के ऑप्शन देखते हैं। स्कूल एग्जिस्ट सो दैट दे कैन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिमिनेट अमंग्स स्टूडेंट एबिलिटी, ए चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्कूल डो नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग, या
learning of student, a children fail because they not comply with the school requirement, a children fail because of the lack of ability and less IQ। तो less IQ और less ability की वजह से वो कभी फेल नहीं होगा। जो चिल्ड्रन फेल बिकॉज डू नॉट कंप्लाई विद स्कूल रिक्वायरमेंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि स्कूल रिक्वायरमेंट में नहीं आते वो। अब आगे देखते हैं, स्कूल एग्जिस्ट सो दैट दे कैन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिमिनेट अमंग स्टूडेंट एबिलिटी। तो स्कूल डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी कि बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालयों को सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, टू बी रिलीवेंट एंड मीनिंगफुल कंसेप्ट नीड टू बी। जो रिलीवेंट और मीनिंगफुल कंसेप्ट होता है उसको पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? टॉट यूजिंग अ प्रॉपर डेफिनेशन, या लिंक विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, या रिप्रोड्यूस करेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक इन द चाइल्ड्स नोटबुक, या मेमोराइज वेल सो दैट अ स्टूडेंट कैन टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन। तो हिंदी में यह है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो 4 ये है। अब रट्टे लगा लेना यानी कि मेमोराइजेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। यूजिंग प्रॉपर डेफिनेशन से भी एक तरीके से रट्टाफिकेशन ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। और रिप्रोड्यूस करेक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक का डिट्टो पढ़ा देना जिससे बच्चों को समझ ही नहीं आया और बच्चा उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ ना करे, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, लिंक विद द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ। मतलब बच्चे की चाइल्ड लाइफ से उसको कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। जो भी चीज़ पढ़ाओ बच्चे की इन्वायरमेंट से कनेक्ट करो, उसकी लाइफ से रिलेट करो उसको। द फियर ऑफ फेल्योर नीड टू बी डिस्करेज इन चिल्ड्रन विद द क्लासरूम, बिकॉज जो असफल होने का डर है उसकी क्लासरूम में मतलब उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में बच्चों के असफल के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है? अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चिल्ड्रन फियर कैन नॉट बी हैंडल विद द क्लासरूम टीचर, मतलब बच्चों का जो डर है वो क्लास टीचर से हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो ये तो सरासर गलत है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। स्कूल कैन नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इमोशनल लीव ऑफ चिल्ड्रन, तो ये भी गलत हो जाएगा। फेल्यूर एंड एरर आर नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग, बिल्कुल सही है कि जो आपके असफल है और जो गलतियां हैं वो आपके नेचुरल पार्ट होती हैं सीखने में। जब बच्चा गलती करेगा नहीं, जब तक वो असफल नहीं होगा तो वो कोई चीज़ आगे बढ़कर नहीं सीखेगा। इसलिए गलती होना एक स्वाभाविक है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है, इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवार्ड मे नॉट बी बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेटिंग लर्नर, बिकॉज जो बच्चों को अवार्ड दिए जाते हैं, रिवॉर्ड दिए जाते हैं, इनाम दिए जाते हैं, ये बोला जाता है कि ये बेस्ट मेथड नहीं है मोटिवेशन का, मतलब कोई भी बच्चे को मोटिवेशन का। क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चे को रिवार्ड मिल रहा है, उसको देखकर दूसरा जो बच्चा होता है वो अपने अंदर की मोटिवेशन को खो सकता है वो। तो इसमें देखते हैं, दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इंटरिंग मोटिवेशन, तो इंक्रीज तो होगा ही नहीं दूसरा बच्चा। दे डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अब बाहर से कोई भी मोटिवेशन देता रहे जब तक उसके अंदर की मोटिवेशन सही नहीं होगी तो वो भी गलत हो जाएगा, और दोनों तो हो नहीं सकते। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। 26 में देखते हैं, गुड प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि निम्नलिखित अभिलक्षणों में का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। क्रिएटिविटी, लैक ऑफ रेस्पॉन्सेट, या डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग तो होगा ही, जहाँ पे भी कन्वर्जेंट थिंकिंग है तो उसको हम काट देंगे। यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग था सेकंड में, तो इसको काट देंगे। थर्ड में भी कन्वर्जेंट थिंकिंग था, इसको भी काट देंगे। फोर्थ में डाइवर्जेंट थिंकिंग है लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये भी काट देंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
27 में चलते हैं। अ टीचर बिलीव अबाउट सक्सेस फेलियर ऑफ स्टूडेंट ऑफन इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट स्पेशली फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि शिक्षिका के विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठता है। टीचर एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन लर्निंग सिग्निफिकेंटली, बिल्कुल सही है। टीचर नीड टू कंट्रोल स्टूडेंट ऑटोनॉमी, तो कंट्रोल करना नहीं चाहिए टीचर को। ऑटोनॉमी मतलब क्लास में ही दादागिरी एक तरीके से कि टीचर ही सब कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू परफॉर्म बेटर देन अदर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरों से बेटर करे। टीचर को ये मोटिवेशन देना चाहिए कि वो अपने आप में बेटर करे, ना कि दूसरों से बेटर करे। टीचर नीड टू ट्रेन सच स्टूडेंट टू अवॉइड फेलियर एट एनी कॉस्ट, यानी कि बच्चों को फेल होने से किसी भी कोर्स में बचाना है, तो ये भी गलत है। पहले ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। टू बी एबल टू क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट विद द क्लासरूम, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द टीचर, यानी कि शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? तो ये 4 ऑप्शन गिवन है, देखते हैं। टू फॉलो द फिक्स टाइम टेबल वेल, तो फिक्स टाइम टेबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आज इंग्लिश है तो इंग्लिश का, जैसे कि आज थ्योरी का पोर्शन है तो थ्योरी पढ़ानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन यूजिंग अवार्ड एंड पनिशमेंट, डिसिप्लिन अवार्ड और पनिशमेंट देकर नहीं करना चाहिए। आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रन इमोशन विद लर्निंग प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है, यानी कि बच्चों के इमोशंस को उनके लर्निंग प्रोसेस से जोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। अब क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 की तरफ चलते हैं। Should a teacher be considered as an authority figure within a classroom who cannot be challenged? यानी कि क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? तो यस वाला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए दोनों ऑप्शन कट कर देंगे। अब 1 और 3 और 4 में देखते हैं। नो स्टूडेंट आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अ सच टीचर विद रिजल्ट इन लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, या 4th है नो टीचर इन एनी केस आर इररिलेवेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग इन डिजिटल एज। तो ये तो होगा नहीं। जब सत्ताधारी हो जाएगा, टीचर सोचेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो जो स्टूडेंट है उसके मन में जो भी डाउट होगा उससे कॉन्सेप्चुअल में वो पूछ नहीं पाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, जो कि CDP का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। शुड रॉन्ग आंसर ऑफ स्टूडेंट बी करेक्टेड बाय द टीचर ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन? क्या गलत आंसर जो स्टूडेंट देता है वो तुरंत क्लास डिस्कशन में बच्चों को करेक्ट करना चाहिए? यस, चिल्ड्रन एरर शुड बी इमीडिएट रेक्टिफाइड, क्या यस? तो ये गलत है। बच्चों की जो गलतियाँ उसको तुरंत ही सही नहीं करना चाहिए। जो बच्चा कोई गलत आंसर दे रहा है तो उसको तुरंत सही नहीं करना चाहिए, उसको खूब सोचने का मौका देना चाहिए कि उसने क्यों गलत किया है, मतलब उसको उसका आंसर ऐसा क्यों दिया है। नो चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट, तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। रॉन्ग आंसर आर ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ लैक कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड मस्ट बी ऑलवेज करेक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि जो कोई गलत आंसर दे रहा है वही उसके कॉन्सेप्ट सही नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो थोड़ा बाय मिस्टेक गलत आंसर कर दिया है। इस चिल्ड्रन कम टू स्कूल टू गेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन सो देयर आंसर शुड बी करेक्टेड इमीडिएटली, तो ये भी गलत है, उसके आंसर को तुरंत ही नहीं बताना चाहिए। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये थे हमारे CDP के 30 क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं, अपने मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो कि ये 16 दिसंबर 2021 का जो
पेपर हुआ था उसकी हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ऑनलाइन जो पेपर हुआ था इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं और उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने मैथमेटिक्स के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो कि मैथमेटिक्स में हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया है, सिराज अरेंज एप्पल इन हिज किचन इन सच अ वे दैट he has put 11 pair of apple in the first row, 22 pair of apple in the second row and 33 pair of apple in the third row. So how many apple does Siraj have in his kitchen? तो मान के चलो ये पहली रो है और इसके ऊपर उसके पास 11 पेयर है। ये दूसरी रो है और दूसरी रो में टोटल 22 पेयर एप्पल है, टोटल है 22 पेयर एप्पल। और तीसरी रो है जिसमें 33 पेयर है। तो टोटल जब इसको ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा 66 पेयर। लेकिन यहाँ पर जो बात की है उन्होंने, यहाँ पर टोटल एप्पल की बात की थी, पेयर की बात नहीं थी। अगर पेयर की बात करते तो 66 पेयर हो जाते और एक पेयर में होते हैं 2। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 132, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 132 एप्पल उसके किचन में मौजूद थे। यहाँ पर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वो ये सोचते हैं 66 ही आंसर होगा, जबकि हालांकि क्वेश्चन में पेयर नहीं पूछा था, वो पूछा था टोटल एप्पल कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, there are only 5 single digit prime number, there are infinitely many prime number, या a prime number has only 2 factor। हिंदी में भी देख लेते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, तो ये चीज़ तो गलत ही है, पहली स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि जो सभी अभाज्य संख्याएं क्या बोला गया है, ऑड नंबर, जबकि ऐसा नहीं है। जो 2 है, 2 इज़ इवन नंबर, ये इवन नंबर है और ये आपका प्राइम नंबर भी है, तो ये पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरी है, देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो पहले देखते हैं, पहला होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5 और फिर होता है 7। सिर्फ 4 होते हैं, जबकि इसमें बोला गया 5, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई गलत। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, तो ये बिल्कुल सही है, बहुत मतलब प्राइम नंबर बहुत इनफाइनाइटली हो सकते हैं, तो ये भी सही है। ए प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, तो प्राइम नंबर ही अविभाज्य प्राइम नंबर जो होते हैं वो यही होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक होता है 1, तो ये भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट 3 और 4 सही है। तो देखते हैं स्टेटमेंट 3 और 4 कहाँ मिलती है। ये मिलती है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभाज्य संख्या जो होती है वो उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। स्कूल NSS हैज़ डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 3/4 kg of sugar to every needy student. They got 28:1/2 kg sugar from a sponsor for this purpose. To how many students this sugar can be distributed? हिंदी में भी आपके लिए पढ़ देते हैं। स्कूल की NSS इकाई की प्रत्येक ज़रूरतमंद बच्चों को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया है। एक प्रायोजक से उन्हें इस काम के लिए 281 से ही 281 से ही नहीं है, ऐसे है 28 से ही 1/2 ये लिखा हुआ है, ये गलत है हिंदी में। यहाँ पर चीनी मिली, कितने बच्चों को ये चीनी बांटी जा सकती है। तो सिंपल सा ये है कि टोटल जो मिली है वो मिली है इतनी, तो ये इसमें देख लेते हैं टोटल कितनी आ गई, 50, 28 दूनी 56, 56 और 1 57, 57/2 इतनी चीनी मिली है। और एक बच्चे को मिल रही है 3/4, तो 3/4 से इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल सा। जब 3/4 को इससे डिवाइड करोगे तो पास होता है और दूर दूर मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता ही होगा। तो 57 × 4 और अपॉन में 2 × 3, 2 से ही कैंसिल और 3 से ही कैंसिल 19 टाइम,
और 19 को जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 19 दूनी होता है 38, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 38 होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू इंटीजर्स। यहाँ पर बात की गई है इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात नहीं गई है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ज़ीरो भी इंक्लूडेड होगा इसमें। तो ये सारे और ये इनफाइनाइट होते हैं, नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट होते हैं, तो ये इंटीजर्स हो गए आपके। पहली स्टेटमेंट ये कह रखी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर्स। तो इसमें देखते हैं कि अगर मैं करके देखता हूँ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो आएगा -3, जो कि पहला ही गलत है। वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स, मतलब जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो दोनों नंबर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अब ये देखो, ये तो -1 से भी छोटा हो रहा है और 3 से भी, तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई आपकी गलत। दूसरी स्टेटमेंट ये कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ द नंबर। अगर दो नंबर का सम करते हैं तो वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि प्लस माइनस -3 करता हूँ तो -5 आएगा। और देखो यहाँ पर भी जो -5 है वो दोनों ही नंबर से छोटा है, तो यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जा रही है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है कि बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही था, दोनों ये सत्य हैं ये। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं रिंकी हैज़ 3 प्लेट ऑफ जलेबीज, प्लेट ए, प्लेट बी एंड प्लेट सी। प्लेट है ओनली 1 जलेबी, अब ए है, बी है और सी है। प्लेट ए के पास सिर्फ 1 जलेबी है, प्लेट 2 के पास टोटल 5 जलेबी है और प्लेट सी के पास टोटल 3 जलेबी है। वो कह रहा है शी वॉन्ट टू पुट इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज इन और प्लेट। वो सभी प्लेट में एक जो जलेबी की मात्रा है वो बराबर रखना चाहती है, तो करेगी क्या, देखो टोटल का जब सम करोगे तो 5 3 8 और 1 9, 9 और 3 प्लेट है तो हर एक में 3 3 होनी चाहिए, यानी कि बी से वो 2 लेकर ए को दे देगी, तो यहाँ भी 3 हो जाएगी, यहाँ भी 3 हो जाएगी और यहाँ तो 3 है ही। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में ही है टेक 2 जलेबीज फ्रॉम बी एंड पुट इन प्लेट ए, यानी 2 जलेबी प्लेट बी से लेकर जलेबी वो 2 जलेबी प्लेट ए में देगी तो सभी प्लेट में इक्वल जलेबीज हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं क्या बोला गया है। इफ़ LCM ऑफ 6 and 7 इज़ द हाफ ऑफ LCM ऑफ x, y, and if x is 12 what will be the value of y। यानी कि LCM ऑफ 6 और 7 का LCM कितना होता है 42, और जो x और y है, x और y का जो LCM है वो इसका हाफ है, यानी कि इसका डबल होगा, तो यानी 84 होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है कि y की जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो 12 गिवन है, तो y की वैल्यू कितनी, जब अब इसके फैक्टर करोगे तो 12 7 84 होता है, तो एक 12 तो दूसरा y, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 7। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 2.9 7.49। तो अप्रॉक्सीमेशन करना है इसका, तो 2.9 का अप्रॉक्सीमेशन होगा 3, 7.49 क्योंकि ये 50 से कम है तो इसीलिए लिखेंगे इसको 7, और ये 50 से ज़्यादा है तो इसीलिए इसका जो अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा 3 × 7 अपॉन में 12। तो ये देखते हैं ये किस ऑप्शन में मिल पा रहा है, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि 3 × 7 अपॉन में 12 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 जया इज स्टडिंग इन क्लास 1, टीचर गेव हर सम पिक्चर कार्ड, बैटरी ऑफ क्लॉक, ऑरेंज आइसक्रीम कोन,
candle, book and steel glass. Teacher asked Jaya to pick objects that are of similar shape. She picked the following: battery of clock. अब बैटरी जो होती है वो होती है आपकी सिलिंड्रिकल शेप. कैंडल भी सिलिंड्रिकल शेप में होती है, जो मोमबत्ती जो होती है वो भी सिलिंड्रिकल शेप में होती है, इस तरीके से कैंडल लगी होती है. और स्टील गिलास भी आपका किस शेप में होता है, वो भी होता है आपका सिलिंड्रिकल शेप. शी कैटेगराइज देम टुगेदर एज दे हैव अ कॉमन एट्रीब्यूट. तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है भाई, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ये सारे के सारे, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि बेलनाकार शेप, बेलनाकार वस्तु है ये आपकी. फाइंड द एंगल ट्रेस बाय आर एंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक बिटवीन 6 AM एंड 3 PM. तो एक इसके लिए हम एक क्लॉक बना लेते हैं, एक क्लॉक बनाएंगे. तो ये आपकी क्लॉक हो गई मान के चलो, और यहाँ पे होगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9. ये आपकी सुई हो गई. तो 6 से, अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. ये 4 पार्ट, एक ये और एक ये. तो 6 से जा रही है कितना, इतना एंगल कवर कर रही है. तो यहाँ पर 90 एंगल होगा, यहाँ पर भी 90 होगा और यहाँ पर भी 90 होगा. तो 90 को जब आप ऐड करोगे तो 9 या 27 होता है, यानी कि 270 डिग्री उसने चला है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ. क्वेश्चन में बोला गया है रेक्टेंगल विथ साइड ओनली इन नेचुरल नंबर हैविंग एरिया 24 सेंटीमीटर कैन नॉट हैव पेरीमीटर. तो जो रेक्टेंगल होता है, आयत जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है एरिया का लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 24 सेंटीमीटर गिवन है. तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 24 के फैक्टर हो सकते हैं, या तो 6 गुणा 4 हो सकता है, 6 चौक 24, या हो सकता है 2 गुणा 12, यह हो सकता है 24 गुणा 1, और एक और हो सकता है लास्ट में, यानी कि 8 गुणा 3. जब आप इसको ऐड करोगे, दोनों साइड को जब ऐड करोगे, यानी कि L प्लस B, तो 10, और 10 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 पेरीमीटर हो सकता है. 12 और 2 14, 14 दूनी 28, ये भी पेरीमीटर हो सकता है. 24 और 1 25, 25 को 2 में करोगे तो 50 भी हो सकता है पेरीमीटर. और 8 3 11, 11 दूनी 22. तो इनके अलावा देख लेते हैं, 20 है ऑप्शन में तो ये नहीं होगा, 28 भी है, 50 नहीं है, और यहाँ पर ये 22 था तो 22 भी है. तो 25 नहीं हो सकता है, क्योंकि 25 तो दोनों का एक ही साइड का जोड़ आ रहा था. तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इसका 3rd हो जाएगा. बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ. 41 में बोला गया है A distance of 1 centimeter on a map represent 100 kilometer on the ground. If two cities are 3,400 kilometer apart on the ground, then their distance on the map will be. अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में गलत गिवन था, हिंदी में क्वेश्चन सही है. किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 400 किलोमीटर को निरूपित करता है. तो 1 सेंटीमीटर 400 किलोमीटर था, वहाँ पे था 1 सेंटीमीटर 100 मीटर, 100 किलोमीटर. तो बस अब इसको देख लेते हैं. 400 किलोमीटर कर रहा है 1 सेंटीमीटर, तो इतना कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से और 400 आ जाएगा नीचे, इससे कैंसिल. और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ये 2 से गया 17 टाइम, और 17 को जब 2 से भाग करोगे तो आएगा 8 से ही 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि 8.5 सेंटीमीटर. यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 42. इन अ 800 meter race, Anup took 14 centimeter to complete the first 100 meter and 2 seconds more for next 100 meter and 2 seconds more than the previous time for next 100 meter and so on. How much time Anup has take to finish race?
तो ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि टोटल 800 मीटर है, तो 800 मीटर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इसमें भाग बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 100 मीटर के गैप हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक 100 200 300 400 500 600 700 800। तो ये 0 है और ये टोटल हो गया लास्ट में 100। तो पहला जो 100 मीटर चलने में ले रहा वो 14 ले रहा, अगला 16, फिर अगला 18, फिर अगला 20, फिर अगला 22, फिर अगला 24, फिर अगला 26 और फिर अगला 28। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, इसको जब आप ऐड करोगे 16 14 से लेकर 28 तक जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 168 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर मिनट में पूछा गया है, तो मिनट में आप देख लो कितना आएगा। ये मिनट में होगा ये 260 गुणा 2 + 48, यानी कि 2 मिनट और 48 सेकेंड। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट इन ईच नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चन ये है, इसमें आप ट्रिक लगा के भी सॉल्व कर लोगे। ट्रिक ये है 910 821 732 और 643। तो 9 के बाद आया 8, 8 के बाद आया 7, 7 के बाद आया 6, 6 के बाद आएगा 5, 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 4, 4 के बाद आएगा 5। सिमिलरली ये जो है आपका 0 के बाद आया 1, 1 के बाद आया 2, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद आएगा 4। तो बस 554 इसका आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं क्या बोला गया है। द मीन ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय अ चाइल्ड इन 5 सब्जेक्ट इज 74। ही स्कोर्ड 70, 75, 80 marks in 3 of the subject. What is the mean of the mark obtained by the child in the remaining 2 subject? तो ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। 5 सब्जेक्ट का मीन था 74, तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हो जाएंगे 74 इंटू दिस। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 370। और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन थे 70, 75 और 80। फिर चौथा प्लस 5वां सब्जेक्ट आपको गिवन था, तो चौथा और 5वां सब्जेक्ट और प्लस इतना मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 to 5। फिर जब दोनों की आप कैलकुलेशन करोगे तो 4th और 5th क्वेश्चन आपके पास कितना आएगा, 370 - 2 to 5। कैलकुलेट करके 145 आएगा। और क्योंकि मीन निकालना था 2 का, तो 2 से इसको डिवाइड कर दोगे। जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 72.5, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाना था। 72.5 का 2 सब्जेक्ट का मीन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑफ हर्षित, अमीना एंड जोसेफ ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो हर्षित है कोई, अमीना है और जोसेफ, उनके मॉर्निंग वॉक दे रखे हैं। स्टार्टिंग टाइम इतना है और एंडिंग टाइम इतना है। तो स्टार्टिंग टाइम हर्षित की बात करते हैं। हर्षित का स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम की बात करेंगे तो एंडिंग टाइम इतना और स्टार्टिंग टाइम इतना। माइनस करोगे तो माइनस करने पे आएगा 7 और यह आ जाएगा 1, मतलब 1 घंटा 17 मिनट। अब देखते हैं अमीना का, देखते हैं अमीना का जो था वो था 6:37 एंडिंग टाइम और 5:27। तो यहाँ पर आ रहा है
1 घंटा 10 मिनट। अब देखते हैं जोसेफ का। तो जोसेफ का जो था वो था एंडिंग टाइम 7:31 और जो स्टार्टिंग टाइम था वो था उसका इतना। तो जब माइनस करोगे तो ये आएगा 1.25। ऑप्शन में पढ़ते हैं हर्षित एंड अमीना वॉक फॉर द सेम ड्यूरेशन। तो हर्षित ये था और अमीना ये थी। तो अमीना 1 घंटा 10 मिनट चली और हर्षित 1 घंटा 17 मिनट चल रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा इसका। जोसेफ वॉक 8 मीटर मोर देन अमीना, ये भी गलत है क्योंकि 8 मिनट थोड़ी ना चल रहा था वो। तो जोसेफ था ये, देखो 15 मिनट ज़्यादा चल रहा है जोसेफ, तो ये गलत हो जाएगा ये भी। जोसेफ वॉक 15 मिनट मोर देन हर्षित, तो ये भी गलत है क्योंकि हर्षित तो 1 घंटा 17 मिनट चल रहा था और वो चल रहा था 1 घंटा 25 मिनट, तो 15 मिनट हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। अमीना वॉक फॉर द लीस्ट ड्यूरेशन, तो अमीना ही सबसे कम चल रही थी 1 घंटा 10 मिनट, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में देखते हैं क्या बोला गया है। ए चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू डिफरेंशिएट स्क्वायर फ्रॉम रेक्टेंगल and assign both of them to the same category according to Van Hill theory of geometric reasoning, the student is at which level। तो वैन हिल की थ्योरी आप देख के जाना, वैन हिल की थ्योरी से आपका क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हिल के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। अब देखते हैं, तो ये जो है ये आपका विजुअलाइजेशन लेवल है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। विजुअलाइजेशन लेवल जो होता है वो लेवल 0 कहलाता है वैन हिल थ्योरी के उससे। अच्छा, एक होता है इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल, इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल जिसको लेवल 2 के नाम से जाना जाता है, लेवल 2 के नाम से जाना जाता है। और इसमें ऑर्डरिंग और रिलेशनल चीज़ें बच्चों को आ जाती है। स्टूडेंट परसीव रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज़ एंड फिगर, दे क्रिएट मीनिंगफुल डेफिनेशन। एनालिसिस में तो आप जानते ही हो, एनालिसिस जो आता है ये आता है लेवल 1 के अंदर, ये लेवल 1 के अंदर आता है। और इसमें क्या होता है, जो भी इस बच्चा है वो किसी भी चीज़ को एनालाइज करना चालू कर देता है और उसकी प्रॉपर्टी को, नेमिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप, उनकी प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक शेप की प्रॉपर्टी को नाम देना चालू कर देता है। ये वैन हिल थ्योरी के नाम से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। 47 क्वेश्चन में देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा। तो ये 4 ऑप्शन है। अब देखते हैं 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ते हैं हम। प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस विद कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। रिप्रेजेंटिंग सिचुएशन यूजिंग सिंबल, ये भी ठीक है। वर्बलाइजेशन द सिचुएशन, ये भी ठीक है। और रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन थ्रू पिक्चर, तो पिक्चर के द्वारा भी सिखाना जाना चाहिए। अब हम इसको बताते हैं, मतलब 4 स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस आएगा वो हमारा ए होगा, यानी कि प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस विद अ कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन। उसके बाद सी वर्बलाइजेशन द सिचुएशन, उसके बाद डी और लास्ट में आएगा बी, यानी कि ACDB। ACDB आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मौजूद है। 48 क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। 48 में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिसेस रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ एक्सेलेंट मैथमेटिक्स एजुकेशन। एक्सेलेंट मैथमेटिक एजुकेशन के लिए जो NCF में बात की गई है वो क्या है। तो ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन ये रहे 4। ए हाई क्वालिटी मैथमेटिक एजुकेशन इज़ वन ऑफ इन विच नो स्टूडेंट फेल, तो ऐसा तो बात नहीं की है NCF ने। मैथमेटिक्स एजुकेशन शुड प्रोवाइड वेरीड करियर ऑप्शन टू द
स्टूडेंट्स, तो ये बात भी नहीं कही है। ऑल स्टूडेंट कैन लर्न मैथमेटिक्स एंड दैट ऑल स्टूडेंट नीड टू लर्न मैथमेटिक्स, ये बात इन्होंने एनसीएफ ने कही है कि सभी स्टूडेंट मैथमेटिक्स सीख सकते हैं और सभी को मैथमेटिक्स सीखने की ज़रूरत भी है, यही एनसीएफ ने बोला था। इसलिए 10th क्लास तक के बच्चों को मैथमेटिक्स अनिवार्य कर दिया गया है। A teacher told her student to maintain a daily mathematics journal to note down the situation wherein they use mathematics in their daily life. The objective is to, यानी कि एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई नई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य क्या है? तो उनका उद्देश्य क्या होगा? उनका उद्देश्य होगा आपका, क्या उद्देश्य हो सकता है? प्रिपेयर द क्लास फॉर फोर्थ कमिंग इंस्पेक्शन, गलत है। हेल्प द स्टूडेंट इन इम्प्रूविंग कंप्यूटेशनल स्किल, ये भी गलत है। हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट क्लासरूम मैथमेटिक्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है कि जो क्लासरूम की मैथमेटिक्स को बाहर के वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सके बच्चा, ताकि वो लर्निंग को अच्छे से कर पाए। ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं अब। मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अर्थमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि गणित केवल अंगणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भों में से उपयुक्त है? तो देखते हैं इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ओनली पैटर्न ऑफ, ओनली आ गया तो ओनली तो गलत ही है। अलजेब्रा इज एक्सक्लूसिव ऑफ अर्थमेटिक, तो ये भी गलत है, अलजेब्रा को इंक्लूड किया जाता है। ज्योमेट्री शुड बी इंट्रोड्यूस एज अ सेपरेट सेक्शन इन मैथमेटिक बुक्स, ये भी गलत है, सबको एक साथ पढ़ाना चाहिए ज्योमेट्री को भी। एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स लाइक शेप, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग मस्ट बी गिवन ड्यू टू प्लेस इन मैथमेटिक्स करिकुलम, यानी कि शेप, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, मेजरमेंट, ये सारी की सारी मैथमेटिक्स करिकुलम में इनको जगह देना चाहिए। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी टॉट यूजिंग डाइन ब्लॉक, तो डाइन ब्लॉक के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जा सकता है? यहाँ पे कैन नॉट की बात की गई है। नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू तो बिल्कुल सिखाई जाती है डाइन के थ्रू। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सिखाया जाता है। क्या नहीं सिखाया जा सकता है? प्रोबेबिलिटी नहीं सिखाया जा सकता, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर इसका 2 ठीक होगा। प्रोबेबिलिटी को नहीं सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। व्हेन आस्क्ड टू राइट 6065 द न्यूमेरिकल फॉर्म, द स्टूडेंट रूट इट एज 665, द एरर occurred because a child does not have the understanding of numeral, a student does not have an idea of cardinal and ordinal number, it is an operational error, the student has not understand the concept of place value, तो स्टूडेंट को प्लेस वैल्यू का ही कंसेप्ट नहीं आता है या वो समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो गलत लिख पा रहा है, यानी कि छात्र ने स्थानीय मान का अवधारण को नहीं समझा है, प्लेस वैल्यू को। बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन में। वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन एडिशन 234 + 42, a student has said aloud, if it were 40 then it would be 244, 254, 264, 274, but it's 42, so it will be 274 + 2, 276, therefore 234 + 42 is 276. Which of the following statement is correct for the strategy used by the student? तो कौन सी स्ट्रेटेजी जो स्टूडेंट है वो यूज़ कर पा रहा है अपनी क्लासरूम के अंदर, तो वो जो स्ट्रेटेजी है वो देखते हैं क्वेश्चन में। ओरल कंसेप्चुअल स्ट्रेटेजी मस्ट बी डिस्करेज, तो डिस्करेज नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को। द वर्क ऑफ अ टीचर इज इंक्रीज वाइल करेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व बाय सच मेथड, तो ये तो गलत ही है, टीचर की प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाता है। सच एल्गोरिथम आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, तो ये तो गलत ही है सरासर। यूज ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रेटजीज इन मैथमेटिक्स हेल्प अ टीचर टू नो द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, तो ये समझने में सहायक होता है कि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को कितना हद तक समझ पाया है। क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं। फ्यू स्टूडेंट आर कन्फ्यूज विद द वर्ड
क्वेश्चन एंड रिमाइंडर विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एड्रेस द कन्फ्यूजन ऑफ द स्टूडेंट। तो जो क्वेश्चन है और रिमाइंडर जो है आपका, यानी कि शेषफल और भागफल को वो सही से समझ नहीं पाता है, तो उसकी ये कन्फ्यूज़न को कैसे, उसकी उलझन को कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट ऑफ मैनी डिवीज़न प्रॉब्लम ऑन ब्लैक बोर्ड बाय द टीचर। तो ये तो गलत ही है, स्टूडेंट टीचर करता रहेगा तो बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आएगा। प्रोवाइड वर्कशीट देने से भी कुछ नहीं होगा। यूज़ कंक्रीट मटेरियल, आस्क स्टूडेंट टू ग्रुप देम इन डिफरेंट वेज एंड ऑब्जर्व द नंबर ऑफ ग्रुप एंड आइटम आउटसाइड द ग्रुप। ये सही है, क्योंकि इसमें बच्चे की खुद की थिंकिंग लगेगी, खुद सोचेगा बच्चा, तभी वो सही से समझ पाएगा और कॉन्सेप्ट को सही से गेन कर पाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड था, यानी कि मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि मैं इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाए और समूह की संख्या और समूह के बाहर की वस्तु का निरीक्षण करे। 54 क्वेश्चन में देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ समेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। अब समेटिव असेसमेंट जो मैथमेटिक्स में होता है वो इसमें कौन सा फीचर नहीं है। तो इट इज़ टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो ये तो टर्म एग्जामिनेशन के नाम से ही जाना जाता है, समेटिव ऐसे जो आपको कराया जाता है। इट इज़ यूज फॉर ग्रेडिंग, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट। तो ये भी किया जाता है, जो फाइनल एग्ज़ाम लिए जाते हैं उससे क्या होता है कि आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो प्रमोशन होता है, प्लेसमेंट होता है, ग्रेडिंग होती है, आपको मार्क्स मिलते हैं, ग्रेड मिलते हैं। फोर्थ ऑप्शन में बोला गया इट इज़ द प्रोडक्ट ओरिएंटेड रेदर देन प्रोसेस ओरिएंटेड। तो ये भी गलत है, मतलब ये भी सही है। इट फोकस ऑन डायग्नोसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द चाइल्ड। तो ये गलत है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये आपका करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि FA। जो आपके डेली बेसिस पे जो टेस्ट होते रहते हैं क्लास में, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है, जिसमें होता क्या है, जो टीचर है वो स्टूडेंट की नॉलेज को, उसके कॉन्सेप्ट को चेक करता है कि वो कहाँ पर उसकी गलती आ रही है और उसको फिर डायग्नोज करता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। इसमें बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। तो इसके 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं। अब इसको देखते हैं, 1 बाय 1 ऑप्शन में देखते हैं। प्रेजेंट एन एल्गोरिथम थ्रू क्लास एंड डायरेक्ट स्टूडेंट टू मेमोराइज इट। क्लास में एल्गोरिथम दे दो और उसको रटने के लिए बोलो, तो ये तो सरासर गलत है। क्रिएट एंड पोस्ट चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट। तो यही इसका सही हो जाएगा। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज पर द मॉडल प्रॉब्लम सॉल्व इन द टेक्स्ट बुक। जो जैसे टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सॉल्व की गई है वैसे ही सॉल्व करने के लिए बोलो, तो ये भी गलत है। आस्क स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला जाए, ये भी गलत ही था। 57 में चलते हैं। अब 57 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग सेट। तो मैच करना है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मिसकंसेप्शन, रिप्रेजेंटेशन, एस्टिमेशन और कंपैरिजन। तो बहुत आसानी वाला हम देखेंगे, ये जो 4/5 है ये आपका कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन किया गया मतलब ये आपका D का 4 है, और यहाँ पर जो ये जो किया गया है ये रिप्रेजेंटेशन किया गया है, मतलब सेकंड का फर्स्ट होगा। अब देख लेते हैं D का सेकंड कौन से में है। D का सेकंड है 2 पार्ट में, तो यानी कि ये और ये तो हो जाएगा गलत। एक आपका है सेकंड मतलब फर्स्ट पार्ट और एक है फोर्थ पार्ट। अब हमने एक और सॉल्व किया था, यानी कि B का सेकंड। अब B का सेकंड देख लेते हैं किस में है, मतलब B का फर्स्ट है दोनों ही पार्ट के अंदर। अब इसी तरीके से जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो किया गया है ये C का एस्टिमेशन किया गया है, तो C का होगा फोर्थ। तो C का फोर्थ है, देखो यहाँ पर C का थर्ड था और वहाँ पर C का था फोर्थ, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 हो जाएगा।
57 के बाद 58 में चलते हैं. While introducing the concept of multiplication, Miss Neetu, a class second teacher, start with word problems such as there are 4 members in a family, and if each member require 3 rotis for lunch, how many rotis are required? What is the objective of using this type of word problem to introduce the concept? जो मिस नीतू है सेकंड क्लास की टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, वो एक कॉन्सेप्ट सिखाती है और एक वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करती है कि एक फैमिली में 4 मेंबर है और हर एक मेंबर 3 रोटी खाता है, तो कितनी रोटी चाहिए. अभी इसका क्या पर्पज़ हो सकता है? टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये तो बिल्कुल गलत है. टू डेवलप द एबिलिटी टू कनेक्ट रियल लाइफ सिचुएशन विथ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है. स्टूडेंट देखेगा अपनी रियल लाइफ को मैथमेटिकल प्रॉब्लम से जुड़ते हुए, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ. यहाँ था वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं का संयोजन करने में सामर्थ्य को विकसित करना है. 59 में देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद द रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स. अब नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, कौन सा करेक्ट है, हिंदी में भी देख लेते हैं. निम्न में से कौन सा गणित की प्रति के अनुसार सही है? गणित अपनी भाषा है, बिल्कुल सही है. किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल है. केवल एक हल नहीं होता है, मल्टीपल हल हो सकते हैं, बहुत सारे कई टाइप से हल निकाला जा सकता है, तो ये तो गलत ही था. गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, तो ये भी सही था. यानी कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ए और सी इसका सही था. बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के लास्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 60. विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन आर इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू बी इंश्योर्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग एट प्राइमरी लेवल. यानी कि दृश्यकरण और प्रदर्शनी प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं. क्योंकि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं. अब इस ऑप्शन में देखते हैं हम क्या बेस्ट ऑप्शन लगता है. दे हैव इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इन हायर मैथमेटिक्स. बिल्कुल सही बात है कि जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री है वो हायर क्लासेस के लिए यूज़ की गई है. यानी कि उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ है. ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो स्टूडेंट ये थे 30 क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स के जो 16 दिसंबर को पेपर हुआ था. और अब हम ईवीएस के पार्ट, जो ईवीएस के 30 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आने वाली वीडियोज़ में हम सीटेट के जितने भी पेपर हुए थे और लैंग्वेजेस के भी, वो हम अलग अलग पार्ट में आपके लिए सॉल्व करेंगे. तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 16 दिसंबर वाले ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवीएस में जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. कुडुक इज़ द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ. तो कुडुक कहाँ की, जो कुडुक जो लैंग्वेज है वो कहाँ की है? कुडुक जो थी ये आपकी झारखंड की लैंग्वेज है. यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है. अच्छा, बाकी की लैंग्वेज क्या है? असम की जो लैंग्वेज है उसको असमीज़ कहा जाता है. अरुणाचल प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो वहाँ पर निशी लैंग्वेज बोली जाती है, निशी. और मणिपुर में जो होता है मैती या मीती लैंग्वेज बोली जाती है, मीती या माइती भी बोलते हैं इसको, MIETEI. तो ये आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे. क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं. योर हाउस Y is located at X and your school is located at Y. Although your school is just opposite, but you cannot go straight because of the busy highway in between. So you go first you go 100 meter due to north, then cross 75 meters such long way subway which is due west, and finally reach your school at Y which is 100 meter due south. With respect to school Y, your school X is. यानी कि आपका घर X स्थित पर है. तो मान के चलो ये X था, फिर ये
बोल रहा है कि आपके विद्यालय उसका बिल्कुल उल्टे में है। उसके आगे बोल रहा है आप पहले ठीक उत्तर की दिशा में आते हैं, तो उत्तर की दिशा मतलब नॉर्थ हो गया ऊपर। उसके बाद 75 आप जा रहे हो इस साइड, यानी कि पश्चिम दिशा में 75, और उसके बाद फिर से 100 मीटर साउथ की तरफ जा रहे हो। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है वाई विद्यालय के सापेक्ष एक्स का आपका घर कहाँ स्थित है, तो वाई के ये इस डायरेक्शन में, और कितना है 75 ईस्ट, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखते हैं ऑप्शन नंबर 75 ठीक पूर्व में। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। बेसिकली ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया था। A train start from Nagarkoli on 5th June 220 at 4:15 hour and reach Gandhidham on 7th June 2020 at 3:15 hour. The distance covered by the train is 2640 km. The average speed of the train during this journey is kilometer is nearly. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। साथ ये जो है नागरकोली मतलब एन लिख देता हूँ मैं, यहाँ से चलना चालू हुई है 4:15 पर, और जो गांधीधाम है इसको मैंने जी लिख दिया, वहाँ पहुँची है 7 जून को और 3:15 3:15 और 7 जून को पहुँची है, और चली थी ये 5 जून को, तो बीच में 6 जून भी आया होगा। तो 6 जून जब आया है तो उस टाइम 4:15 पर यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गए आपके 24 घंटे, यहाँ से यहाँ तक हो गए 24 घंटे। ये तो आपके 24 घंटे हो गए, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपके टोटल हो गए 23 घंटे। तो 24 और 23 मिला के हो गया 47, टोटल 47 घंटे लगे। और डिस्टेंस कितनी थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस गिवन है वो है आपकी 26 इतनी, और 47 से जब इसको डिवाइड करोगे तो वो आएगा आपके पास 56.17 किलोमीटर पर आवर, यानी कि लगभग 56 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन नियरली पूछा था, लगभग में 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में द बेस्ट पीरियड ऑफ द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग या लीची इज़, तो कौन सा है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका अक्टूबर टू दिसंबर बेस्ट टाइम है उनके लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग हु अमंग द फॉलोइंग गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर टू मेक वेलक्रो, आइजैक एसिमोव, रोनाल्ड रोज, ग्रीगल मेस्ट्रल या ग्रीगल मेंडल। ग्रीगल मेंडल तो वो थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी के ऊपर, मतलब मटर के पौधे ऊपर। तो ये जो है ये है जॉर्ज मेस्ट्रल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ठीक है। रोनाल्ड रोस वो हैं जिन्होंने मलेरिया के मच्छर को पहचाना था। 65 के बाद 66 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है विच वन ऑफ द, अच्छा वहाँ पर वेलक्रो की बात की गई। तो वेलक्रो का यूज़ जो होता है बहुत सारी चीज़ें चिपकाने में किया जाता है, जैसे कि सैंडल में जो चीज़ जो होते हैं चिपकाने के लिए वो वेलक्रो ही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो यूनियन टेरिटरी अभी जो रिसेंटली बनी है वो जम्मू कश्मीर बनी है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू आवर कंट्री हैज़ माइन ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्युमिनियम की जो माइन है वो कहाँ पर मौजूद है, ये आपकी है उड़ीसा के अंदर। सबसे ज़्यादा जो एल्युमिनियम होता है वो उड़ीसा में ही होता है, और
कितना होता है, बॉक्साइट के फॉर्म में होता है ये, और ये 51% होता है पूरे इंडिया में जितना होता है उसका 50, मतलब आधे से भी ज़्यादा। एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 13 होता है। वैलेंसी इसकी 3 होती है और एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल वगैरह बनाने में, बर्तन वगैरह बनाने में। 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। इन अ ब्रेल स्क्रिप्ट रो ऑफ रेज डॉट आर मेड ऑन थिक पेपर। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन, तो ये 6 डॉट के ऊपर बेस्ड होती है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 6 डॉट हो जाएगा। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो यूनियन क्रॉप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर गिवन इन करेक्ट ऑर्डर। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों के विचार कीजिए, वे विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। तो ये 4 ऑप्शन, ये ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब स्टेटमेंट दे रखी है। अब देखते हैं सबसे पहले जो आएगा वो डिगिंग टू सोल, मतलब पहला ही है कि ए। उसके बाद आएगा सी, सोविंग ऑफ सीड। उसके बाद आएगा डी, यानी कि वीडिंग कराई जाएगी। उसके बाद ई, यानी कि प्लकिंग द ओनियन आउट। और लास्ट में आएगा बी। तो इसका करेक्ट होगा ACDEB। तो देखते हैं ACDEB किस ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन नंबर 1 में मिल जा रहा है, ACDEB। 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं। देयर इज़ अ प्लेस इन आवर कंट्री कॉल्ड कॉल्ड डेजर्ट। दिस एरिया इज़ हाईली ड्राई एंड फ्लैट। दिस एरिया इज़ इन। तो ये कोल्ड डेजर्ट जो होता है लद्दाख को बेसिकली कहा जाता है, लेह, लद्दाख के भी लेह में ये होता है। और लद्दाख में जो हाउसेस होते हैं वो स्टोन के बने होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि लद्दाख में हाउसेस किस चीज़ के बने होते हैं, तो हाउसेस बने होते हैं स्टोन के, पत्थर के। क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं। 70 के बाद 71 में चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलेक्ट दोज विच हैव सीड इनसाइड। अब जिसके अंदर बीज अंदर पाया जाता है वो हमें देखना है। बिटर गार्ड, मतलब कि करेला, करेले के अंदर बीज होता है बिल्कुल। कुकुम्बर, कुकुम्बर के अंदर भी होता है। और चीकू के अंदर भी प्रेजेंट होता है बीज। लेडी फिंगर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ऑनियन के अंदर बीज नहीं होता है। पियर के अंदर बीज होता है। ये सारे इनमें बीज है, पियर में भी बीज है। पोटैटो, अब पोटैटो के अंदर बीज नहीं होता है, टोमेटो के अंदर बीज होता है। तो बस अब आप सीधा देख पा रहे हो, ये जो है ये आपको मिल जा रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। बटर गार्ड, कुकुम्बर, चीकू, लेडी फिंगर, पियर, टोमेटो। क्योंकि ऊपर ऑनियन आ गया था तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर जो है पोटैटो आ गया था इसलिए गलत हो जाएगा, और नीचे तो पोटैटो आ ही गया था तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लुक लाइक अ बियर एक बट इज़ नॉट। एक एनिमल ऐसा है जो भालू की तरह लगता है लेकिन वो है नहीं। दिस एनिमल स्पेंड 70 आवर अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन अ ट्री ब्रांच एंड ईट द लीव ऑफ द सेम ट्री। ये करता क्या है, ये ऐसा जानवर है जो 17 घंटे पेड़ के ऊपर सोते हुए बिताता है, और जिस पेड़ पे ये रहता है उसी पेड़ को की ये पत्तियाँ खाता है। द एवरेज लाइफ ऑफ दिस एनिमल इज़ ऑलमोस्ट 40 ईयर एंड इन देयर टाइम इट मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज़। तो वो सिर्फ 8 बार पेड़ अपना बदलता है और 40 साल इसकी उम्र है, मतलब यानी कि 8 बार पेड़ बदलता है, यानी कि एक पेड़ पर ये 5 साल बिताता है लगभग, और उसकी सारी पत्तियों को खा लेता है। तो ये कहलाता है, ये है एक स्लोथ जो कि भालू की तरह दिखता है लेकिन एक्चुअली भालू होता नहीं है। स्लोथ, हिंदी में भी स्लोथ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। मैच द लोकेशन in column 1 with the correct description of the column house found in the most village of the that location given in the column 2। अब
ये दे रखे हैं कॉलम 1 और कॉलम 2, यहाँ पे कॉलम नहीं आए हैं। एक्चुअली ये जो है आसाम में जो होता है वो एलिवेटेड हाउस होते हैं जो कि बैम्बू से बने होते हैं। तो पहले का हुआ थर्ड, फर्स्ट का हो गया थर्ड, मतलब ए का हुआ थर्ड। लद्दाख में जो है, लद्दाख के अंदर होते हैं वुड, स्टोन और वुड के बने होते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया था। और जो मनाली है यानी कि सी, उसमें होते हैं वो स्टोन वुड विथ स्लोपिंग रूफ, यहाँ पर है स्लोपिंग रूफ, लेकिन आसाम में क्या है, फ्लैट सीलिंग। और आपका डी जो है आपका फिफ्थ है, यानी कि राजस्थान के जो हाउस होते हैं वो मड हाउस होते हैं और थॉर्नी ब्रशेस में होते हैं। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा। 73 के बाद 74 में चलते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आवर हाउस इज़ राउंड लाइक अ ग्लोब, देयर इज़ एक्चुअली नो अप डाउन ऑन द अर्थ and is just relative. We the people of India actually stand on the surface of earth, ups down the relation of the people. तो एक्चुअली है क्या कि अर्थ को अगर इस तरीके से स्फीयर के रूप में देखा जाए तो इंडिया अगर मान के चलो यहाँ पर है तो इसके जस्ट अपोजिट में होगा अर्जेंटीना। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने गलत किया था जबकि रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन इज अर्जेंटीना। जो हमारे बिल्कुल अप्स एंड डाउन में होंगे वो आपके अर्जेंटीना वाले होंगे। 75 के बाद 74 के बाद 75 में चलते हैं। इन ऑर्डर टू गेट मोर यील्ड फ्रॉम हिज फील्ड अ फार्मर इज ग्रोइंग पैडी क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सीड ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड, दिस प्रैक्टिस विल मेक द सॉइल ऑफ हिज फील्ड। तो वो करेगा क्या, अगर लगातार एक ही क्रॉप को उगाता रहे और क्या करता रहे, फर्टिलाइज़र डालता रहे, तो होगा क्या, जो प्लांट की जो ग्रोइंग पावर जो है वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि अल्टीमेटली अनफिट फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप, किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बन जाएगी वो सॉइल। क्वेश्चन नंबर 76 में वो लगाया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली represent 4 of the 6 themes suggested in the EVS syllabus as prescribed by the NCF 2005। तो 6 थीम जो इस NCF ने बताई है कौन सी है, पहले हम ये जान लेते हैं। पहली है फैमिली एंड फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड। ये थीम वाला क्वेश्चन जो आपके पेपर में हर बारी आता है, फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरी थीम है आपकी फूड। तीसरी थीम है आपकी फूड के बाद अगर खाना खाएगा इंसान तो पानी भी चाहिए, यानी कि वाटर। चौथी थीम है आपकी खाना पानी मिल गया लेकिन रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, यानी कि शेल्टर। अब शेल्टर एक ही जगह नहीं रह सकता इंसान, बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसीलिए पांचवी थीम है ट्रैवल। और लास्ट थीम जो है वो है थिंग्स वी मेक टू डू एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो अब देख लेते हैं, ये 6 थीम है। तो इस थीम के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 मिल पा रहा है हमें, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर एंड ट्रैवल। 77 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द गुड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट पोर्टफोलियोज। तो इसका जो बहुत सिंपल करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर, देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सेलेक्टिंग द वर्क टू बी इनकलकेट इन पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीज़न, तो ये ठीक है। सेलेक्टिंग ऑल द आइटम ऑफ वर्क स्टूडेंट टू बी इन पोर्टफोलियो, सभी को हम पोर्टफोलियोज के रूप में नहीं दे सकते, तो ये गलत है। मेकिंग चाइल्ड सेलेक्ट हिज टू बी पुट इन पोर्टफोलियोज, तो ये भी आपका सही है। और कलेक्टिंग रेंज ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी ठीक है, यानी कि ACD ठीक है। देखते हैं ACD कहाँ मिलता है। ACD मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो ये थी स्टेटमेंट हिंदी में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिलेबस ऑफ EVS।
तो ईवीएस का जो सिलेबस है, ईवीएस सिलेबस इज इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस एंड साइंस, यही बताया गया है एनसीएफ 2005 के अंदर। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 4 ठीक हो जाएगा। ये ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। 79 देखते हैं। एन ईवीएस टीचर आस्क his her learner to conduct a survey on different fuel used in the neighborhood. Which of the following process skill can be developed during the conduction of this survey? तो इससे क्या मतलब कि एक स्टूडेंट को बोला गया है कि वो फ्यूल के ऊपर सर्वे करे अपने नेबरहुड में कि वो कितना फ्यूल यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे होगा रिकॉर्डिंग पावर और लिसनिंग पावर। सुनकर ही तो रिकॉर्ड करेगा वो, तो लिसनिंग पावर रिकॉर्डिंग पावर दोनों सही होगी स्टूडेंट की। क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है वो क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर पासिंग जजमेंट ऑन द चाइल्ड, इट हैज़ टू बी बिल्ड इनटू द लर्निंग सिचुएशन, या इट प्रोवाइड द स्कोप फॉर टीचर टू एडजस्ट देयर टीचिंग लर्निंग methodology, या it provide no scope for learner to monitor and improve their work। तो स्टूडेंट इसमें जो है वो आपकी बी और सी स्टेटमेंट ठीक थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ओनली बी एंड सी या थर्ड ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। 81 में बोला है कुणाल इन्वाइटेड अ लोकल artisan to his school for workshop on tie and dyeing of cloth. The purpose of inviting local artisans are the following except learner the appreciating her skill and knowledge, learner the appreciating the technology involved in the tie and dyeing, helping student and learn local language, providing hand on experience of doing tie and dye। तो इसमें जो होगा उनको इसलिए बोला गया ताकि हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न लोकल लैंग्वेज, वो लोकल लैंग्वेज को स्टूडेंट सीख पाए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में मेहर हैज़ फ्यू स्टूडेंट इन क्लास हु हैव बीन डिस्प्लेस फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर एंड हैव प्रॉब्लम एडजस्टिंग इन स्कूल एनवायरनमेंट, एन एवीएस टीचर यू वुड। मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए, मतलब चले गए। उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षा के रूप में आप क्या करेंगे? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा 82 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा। यानी कि उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के बातचीत करने में मदद करके उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। द रेशनल फॉर यूजिंग कम्युनिटी एज अ रिसोर्स इज दैट इट हेल्प एज अ एक्सेप्टेबल और नॉलेज इन कम्युनिटी अनक्रिटिकली, या इट हेल्प popularize and disseminate local knowledge without questioning it. Community itself has at stake in their children learning and need to be involved. Community if not involved will be offended। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। कम्युनिटी itself has stake in their children learning and need to be involved। क्वेश्चन नंबर 83 के बाद 84 में चलते हैं। आरोही आस्क हर लर्नर टू ड्रॉ मैप ऑफ देयर क्लासरूम, दिस एक्टिविटी विल हेल्प इन डेवलपिंग। जो आरोही है उसको मैप ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, मतलब क्लासरूम पे मैप, ड्रॉ अ मैप ऑफ देयर क्लासरूम, उसके क्लासरूम का मैप ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। तो इसमें क्या होगा? स्किल ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग नहीं, रिकॉर्डिंग डाटा नहीं, इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, या स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप। तो ये होगा आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा। यानी कि अभिविन्यास एंड सापेक्ष स्थिति की समझ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पर नॉट पूछा गया है, तो नॉट वाले क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखना। गाइडिंग अ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब
85 में जो नॉट क्वेश्चन गिवन है, कनेक्शन टू स्कूल नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, तो आउटसाइड वर्ल्ड से तो करना ही चाहिए, तो ये गलत है। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड से हट जाए, तो ये भी गलत है। या मेकिंग एक्सपेरिमेंट मोर ईजियर, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर ईजियर, तो ये गलत है। अगर एग्ज़ाम को हम ज़्यादा ईजियर बना देंगे तो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ेंगे अपनी। 85 के बाद 86 में चलते हैं। वाइल एक्सेसिंग द लर्नर इन EVS और हैज़ टू अवॉइड using variety of ways of collecting information, immediate recording of event for such accurate detail, या using group work on as basis of assessment, या using technical language during assessment। तो 86 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, लास्ट वाला, यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज ड्यूरिंग असेसमेंट। हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए टेक्निकल लैंग्वेज, यानी कि आकलन करते समय तकनीकी भाषा का उपयोग करने से हमें को बचना चाहिए। 87 में चलते हैं। तो ये रोनाल्डोस की स्टोरी आ गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मलेरिया वाली। देयर इज़ अ स्टोरी इन क्लास 5th अबाउट रोनाल्डोस हु रिसीव नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन 1902 फॉर डिस्कवरी दैट मस्किटो स्प्रेड मलेरिया वाइल वर्किंग इन अ हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद। हिज डिटेल इज ऑन वर्ड हाउ ही स्पेंड टाइम चेजिंग मॉस्किटो, कटिंग ओपन मॉस्किटो स्टोमक एंड ऑब्जर्विंग इट अंडर माइक्रोस्कोप। व्हाट वुड बी द प्रोपोजिंग ऑफ इंक्लूडिंग रोनाल्डोस स्टोरी इन EVS। तो रोनाल्डोस जो थे उन्होंने मच्छर को पकड़ा, उसको कट किया और उसको स्टोमक को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये स्टोरी EVS में पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि बच्चों के अंदर क्या डेवलप हो, अब देखो ये 4 ऑप्शन गिवन है, अब देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। टू इंस्पायर लर्नर टू राइट स्टोरी, तो स्टोरीज़ लिखने के लिए तो हम स्टोरीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं। टू इनकरेज लर्नर टू कलेक्ट मोर एक्साइटिंग स्टोरी अबाउट वेरियस डिस्कवरीज या डिस्कोर्सेज, बिल्कुल सही है। या टू अप्रिशिएट हिस्ट्री ऑफ साइंस, तो हिस्ट्री ऑफ साइंस को भी हम बता रहे हैं कि 1902 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था, तो ये आपकी एक साइंस की हिस्ट्री हो गई। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ACD। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। 87 के बाद 88 पे चलते हैं। भूषण वांटेड टू इंटीग्रेट द थीम ट्रैवल इन हिज लैंग्वेज क्लास ऑफ क्लास 2। व्हाट वुड यू सजेस्ट एज द मोस्ट सुटेबल रिसोर्स फॉर हिज क्लासरूम ट्रांजेक्शन, यानी कि भूषण अपनी क्लास 2 की भाषा में कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। आप किस संस्थान का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त हो? तो ये 4 ऑप्शन गिवन है। बढ़ते हैं अपने, अब इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा, चिल्ड्रन ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल। अब ट्रैवल अगर करना है, ट्रैवल की कोई चीज़ सिखानी है तो स्टूडेंट का खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब तक स्टूडेंट खुद इंगेज नहीं होंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे नहीं। 88 के बाद 89 में चलते हैं। ए लर्नर इन योर EVS क्लास शेयर हर ऑब्जर्वेशन अबाउट पेगर बॉय इन नेबरहुड एंड वॉन्ट टू नो वाई हिज पेरेंट डो नॉट सेंड हिम टू स्कूल। हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड टू द लर्नर, यानी कि EVS कक्षा में शिक्षार्थी को पड़ोस के एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और उसे और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, एक्नॉलेज हर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस इट इन होल क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, यानी कि EVS के क्वेश्चन नंबर 30 पर। बाकी जो लैंग्वेज के हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे, जिसमें हम अलग अलग लैंग्वेज को लेकर सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेम्स एंड रिडल आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ EVS टीचिंग एंड लर्निंग एज दे प्रोवाइड ब्रेक फ्रॉम क्लासरूम मोनोटोनी, दे प्रोवाइड फन टाइम फॉर लर्नर, दे अलाउ लर्नर डिस्कवर पैटर्न एंड देयर ऑन, या दे आर ईजी टू ट्रांजेक्ट इन क्लासरूम। अब स्टूडेंट
प्रोवाइड ब्रेक तो नहीं दिलाने का मतलब होता है क्लासरूम में मोनोटोमी जो होता है। दे प्रोवाइड फन टाइम फॉर लर्नर, अब फन भी नहीं कराना चाहते। दे अलाउ लर्नर टू डिस्कवर पैटर्न ऑन देयर ऑन, ये सही है कि स्टूडेंट पैटर्न को डिस्कवर करेगा, यानी कि डिस्कवरी में इन्वॉल्व होगा। जितना स्टूडेंट इंगेज होगा उतनी ही लर्निंग अच्छी होगी। तो ये थे हमारे टोटल 90 क्वेश्चन, जिसमें हमने सबसे पहले CDP, फिर मैथमेटिक्स और लास्ट में हमने EVS के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले वीडियोस में हम सीटेट के अलग अलग जो 2021 में ऑनलाइन पेपर हुए थे उसमें जितने भी सेट्स थे हम सभी सॉल्व कराएंगे, और लैंग्वेज के पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो आपका हमारे YouTube सेंटर स्टडी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।